हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आनंद मेंशन का दौरा। रागिनी ने मेहर की ओर बिना देखे एक बेपरवाह ठंडी आवाज में बोली, मेरे पापा का कॉल आया था, हमें कुछ दिनों के लिए आनंद मेंशन जाना है। मेहर का चम्मच खाते खाते ही रुक गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। उसके हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में ही रुक गया, जैसे किसी ने उसकी गति को अचानक फ्रीज कर दिया हो। उसके दिल में एक जानी पहचानी तेज कसक उठी, वो दर्द जो अब तक उसके लिए नया नहीं था। मेहर मन ही मन सोचती है, क्या बोल रही है रागिनी, आनंद मेंशन और हमें। उसकी सोच एक पल के लिए चमसी गई। रागिनी ने हमेशा मेहर को तुम या वो कहकर ही संबोधित किया था, या उसका नाम भी मुश्किल से लिया था, और अब ये अजीब नया शब्द उसके लिए एक झटका था। वही रागिनी एक लंबी सांस छोड़ते हुए आवाज में तीखापन, कटाक्ष और अब एक छिपी हुई मुस्कान के साथ बोली, और हम से उनका मतलब है हम दोनों। रागिनी ने अब मेहर की ओर देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी नफरत तो थी, पर अब उसमें एक अजीब सी चमक भी थी। एक शातिर खुशी की चमक, एक छुपी हुई विजय की खुशी। मेहर को लगा रागिनी जानबूझकर उसे इस खबर से इस तरह से सुना रही थी उसे यह खबर इस तरह से सुना रही थी ताकि वो उसकी हर नस में फैले गुस्से और खींच को महसूस कर सके। मेहर मन ही मन आवाज में खींच और अनिश्चितता थी। मेहर मन ही मन सोचती है, उसकी आवाज में खींच और अनिश्चितता थी। ये लड़की क्या चाह रही है? आनंद मेंशन, वो जगह जहाँ रागिनी खुश थी, जहाँ आकाश था, और अब जहाँ मुझे उसके सामने एक ऐसे जीवन का नाटक करना होगा जो मेरा कभी था ही नहीं। मेहर के होठों पर एक कड़वी फीकी मुस्कान आई। उसे पता था कि रागिनी को अपने माता पिता के सामने ये दिखावा कितना नापसंद था, और रागिनी की हर बात में यही खींच झलक रही थी। मेहर मन ही मन आवाज में डर और बेबसी से आगे सोचती है, मुझे डर लगता है रागिनी से, इस मजबूरी वाली नजदीकी से। उसकी नफरत मुझे जला देती है, फिर भी मैं उससे दूर नहीं रह सकती। ये एक डेड एंड है। लेकिन उसके दिल में किसी कोने में एक छोटी सी बेहद दबी हुई उम्मीद की किरण चमक रही थी। एक ऐसी उम्मीद जो सिर्फ एक तरफा प्यार करने वाले के दिल में पलती है। भले ही उसे पता हो कि ये सब एक भ्रम हो सकता है, पर क्या पता, शायद ये नया माहौल कुछ बदल दे। पापा जी ने इतनी जीत क्यों की? क्या उन्हें मेरे प्यार का अंदाजा है? क्या वो हमें साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? भले ही इस अजीब तरीके से। मेहर को याद आया कि कैसे मिस्टर आनंद ने उनकी शादी में अपनी भूमिका निभाई थी। उनके हर काम के पीछे एक छिपी हुई वजह होती थी। मेहर ने अपने चेहरे पर वही अदम्य शांति बनाए रखी जो उसके भीतर चल रहे तूफान को छुपा लेती थी। रागिनी मेहर की ओर घूरे बिना आवाज में अब और ज्यादा अधिकार और चिड़चिड़ाहट लिए बोली, तो सब इंतजाम तुम करोगी, है ना? गाड़ी, सामान, सब कुछ। मैं अपनी उंगली भी नहीं हिलाना चाहती। रागिनी का स्वर आदेश आदेशात आदेशात्मक था। उसमें कोई विनम्रता नहीं थी, जैसे वो मेहर को अपनी नौकरानी समझ रही हो जिसे सिर्फ आदेश देना होता है। मेहर ने एक गहरी सांस ली और फिर छोड़ी। उसने रागिनी के अपमान भरे लहजे को पी लिया, जैसे उसे इसकी आदत पड़ चुकी हो। मेहर शांत स्वर में आवाज में बिना कोई शिकवा लिए, हाँ मैं कर दूंगी। कब कब निकलना है? रागिनी अब प्लेट से नजरें उठाती है और पहली बार मेहर की ओर देखती है। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और खींच थी, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी चमक थी, एक शातिर योजना की हल्की सी रोशनी। वो मेहर को इस तरह से देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को फंसाने से पहले उसे देखता है। बस हो सके तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हम यहाँ से निकले उतना अच्छा है। रागिनी अचानक अपनी कुर्सी पीछे धकेलती है। एक कर्कश आवाज के साथ वो तेजी से डाइनिंग रूम से बाहर निकल जाती है। उसके कदमों की आवाज दूर होती जाती है और अंततः पूरी तरह से खामोशी में बदल जाती है।
मेहर अकेली रह जाती है। डाइनिंग टेबल पर रागिनी की छोड़ी हुई प्लेट जिसमें नाश्ता छुआ तक नहीं गया था, उसे सिसकती हुई छोड़ जाती है। ये प्लेट मेहर की सारी कोशिशों और उम्मीदों का प्रतीक थी, जिसे रागिनी ने एक झटके में नकार दिया था। मेहर धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके कंधे झुके हुए हैं, जैसे उसने दुनिया का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया हो। उसका हाथ अनजाने में उसके सीने पर चला जाता है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभरती है। एक तीखी चुभन उसके दिल के आसपास महसूस होती है। ये उस दर्द की एक सूक्ष्म सूक्ष्म झलक थी, जिसे वो रात भर सहती रही थी, और जिसे अब दिन की रोशनी में भी छुपाना पड़ रहा था। ये एक शारीरिक संकेत था उसके अंदरूनी उथल पुथल का। उसे पता था कि ये दर्द सिर्फ भावनात्मक नहीं था, बल्कि उसे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा था। मेंशन की खामोशी अब और भी भारी लगती है। एक ऐसी खामोशी जो मेहर के भीतर के शोर को और भी बढ़ा देती है। वो चारों ओर देखती है। ये विशाल आलीशान घर जो उसे कभी सुकून नहीं दे पाया था, जहाँ रागिनी की नफरत और उसकी अपनी एक तरफा मोहब्बत की दीवारें खड़ी थी। महर धीरे धीरे नाश्ते के प्लेट को एक और खिसकाती है। उसकी आंखें अब खाली हो चुकी है, पर उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा है। इस अनचाही यात्रा का डर, रागिनी के माता पिता के सामने उस रिश्ते का नाटक करने का दबाव, और सबसे बढ़कर उस नजदीकी का डर जो उसके दिल के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद सकता है। वो उठती है। उसके कदम भारी है। हॉलवे से होते हुए वो मेंशन के स्टाफ रूम की ओर बढ़ती है। उसके चाल में कोई तेजी नहीं है, बल्कि एक थका हुआ संकल्प है। वो जानता है कि अब उसे सभी इंतजाम करने होंगे। मेहर स्टाफ मैनेजर को फोन पर उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। गाड़ी तैयार करवा देना, सामान पैक करने के लिए स्टाफ को भेज देना, और हाँ, रागिनी मैडम के सारे कपड़े और निजी सामान ध्यान से पैक हो। वो पल भर रुकती है, जैसे कुछ सोच रही हो। मेहर जारी रखते हुए आगे बोली, हम आज दोपहर तक निकलेंगे। सब कुछ समय पर तैयार रहना चाहिए। फोन रखने के बाद मेहर बालकनी की ओर जाती है। बाहर सूरज की रोशनी फैल रही है और दिन अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन मेहर के भीतर एक द्वंद छाई हुई है, एक अनकही उदासी। वो आकाश की ओर देखती है, दूर बादलों को निहारती है, जैसे वहां कोई जवाब ढूंढ रही हो। उसे लगता है कि ये यात्रा उसे और रागिनी को नजदीक लाने की एक और कोशिश है, पर वो नहीं जानती कि क्या ये उन्हें और दूर कर देगी। आनंद मेंशन, वो जगह जहाँ रागिनी खुश थी, जहाँ आकाश था, और अब जहाँ मुझे उसके सामने एक ऐसे जीवन का नाटक करना होगा जो मेरा कभी था ही नहीं। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द तैरता है। वो अपने ही हाथों की ओर देखती है, जहाँ जो उसके दिल की धड़कन को महसूस कर रहे थे। मेरा दिल कब तक ये सब सह पाएगा? कब तक ये दर्द मुझे अंदर ही अंदर खाता रहेगा? वो बालकनी की रेलिंग को कसकर पकड़ती है, जैसे खुद को संभाले रखने की कोशिश कर रही हो। उसे पता था कि आनंद मेंशन में उसे रागिनी के माता पिता के सामने एक खुशहाल पत्नी का किरदार निभाना होगा। ये एक ऐसा प्रदर्शन होगा जो उसकी आत्मा को और थका देगा, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। रागिनी की नफरत और उसके पिता के इरादे के बीच मेहर सिर्फ अपनी चुप्पी और अपने एक तरफा प्यार के साथ खड़ी थी। मेहर की काली चमकती गाड़ी आनंद मेंशन के भव्य पोर्टिको में आकर रुकती है। ये मेंशन किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं था। ऊंची नक्काशीदार दीवारें, करीने से लगे हजारों पौधे, और बीच में एक बड़ा सा संगमरमर का फव्वारा, जिसमें पानी के बूंदे सूरज की रोशनी में नाच रही थी। हर चीज चीख चीख कर बता रही थी कि यह पैसा पानी की तरह बहाया गया है। यह पैसा पानी की तरह बहाया गया है। रागिनी इसी शान और शौकत में पली बड़ी थी, एक ऐसी दुनिया जिसे मेहर ने सिर्फ सपनों में देखा था। ड्राइवर अभी गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह खोल भी नहीं पाया था कि रागिनी ने झटके से उसे खोला और बाहर कूद गई।
उसके चेहरे पर अभी भी पिछली रात की झुंझुलाहट थी, पर घर को देखते ही एक अजीब सी राहत की चमक उसके आंखों में आ गई। उसने मेहर की तरफ एक नजर भी नहीं डाली, बस तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई सामने के विशाल दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके लिए मेहर गाड़ी के अंदर बैठी एक बेजान चीज से ज्यादा कुछ नहीं थी। मेहर गाड़ी में अंदर से उसे देखती रही। एक लंबी भारी सांस उसके सीने से निकली। जल्दी में है, मुझसे दूर भागने की जल्दी में। उसके कंधे हल्के से झुके हुए थे, जैसे कोई अदृश्य बोझ उठा रही हो। उसे पता था कि रागिनी को उसकी परवाह नहीं है और ना कभी थी। ड्राइवर सामान निकालने लगता है और मेहर धीरे से गाड़ी से बाहर निकलती है। उसकी चाल में वही शांत सदा हुआ अंदाज था। तभी तभी सामने के बड़े दरवाजे से मिस्टर आनंद और शालिनी आनंद दोनों तेजी से बाहर आते हैं। उनके चेहरों पर बेपनाह प्यार और चिंता साफ झलक रही थी। वे ऐसे भागे जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। शालिनी आनंद खुशी से भरी आवाज में रागिनी को कसकर गले लगाते हुए बोली, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, आ गई तू। कितनी याद आ रही थी तेरी। सब ठीक है ना? क्यों इतनी टेंशन में लग रही थी फोन पे? सब ठीक है ना अब? शालिनी रागिनी को कसकर गले लगा लेती है, जैसे सालों बाद अपने जान से प्यारी बेटी से मिली हो। रागिनी अपने माँ के गले लगकर थोड़ी पिघलती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है, पर तभी उसकी नजरें मेहर पर टिक जाती है, जो अब गाड़ी के पास खड़ी थी। रागिनी की आंखों में फिर वही पुरानी नफरत झलकती है, जिसे वो अपनी माँ से छिपाने की पूरी कोशिश करती है, पर शालिनी की तीखी निगाहें उसे पकड़ लेती है। मिस्टर आनंद हंसते हुए रागिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अरे बेटी, इतनी देर क्यों लगा दी? हम कब से इंतजार कर रहे थे। अंदर चल, मैंने तुम्हारे पसंदीदा पकवान बनवाए हैं। शेफ ने सुबह से ही तैयारी की है। मिस्टर आनंद भी रागिनी को प्यार से सहलाते हैं। उनकी आवाज में राहत और खुशी साफ सुनाई देती है। रागिनी अपने माता पिता के बीच खड़ी होती है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो अपनी पुरानी बेफिक्र जिंदगी में लौट आई हो, जहां मेहर नहीं थी, सिर्फ वो और उसके सपने थे। फिर मिस्टर आनंद और शालिनी आनंद दोनों की नजरें मेहर पर पड़ती है। उनके चेहरे पर तुरंत एक औपचारिक सदी हुई मुस्कान आ जाती है, जो रागिनी के लिए दिखी खुशी से थोड़ी कम गर्म होती है, थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटेड। शालिनी आनंद मेहर की ओर हल्की सरी हुई मुस्कान के साथ बोली, मेहर, तुम भी आ गई। सब ठीक है ना? सफर कैसा रहा? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मिस्टर आनंद मेहर की ओर बढ़ते हुए हाथ जोड़कर, उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। नमस्ते मेहर बेटा, आ जाओ, आ जाओ। सब ठीक है ना? रागिनी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है? मेहर एक पल के लिए ठहरती है। उसे पता है ये सिर्फ दिखावा है, ये ऊपरी तहजीब है, पर वो इस नाटक में पूरी तरह शामिल होती है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। वो भी हाथ जोड़कर जवाब देती है। उसके चेहरे पर एक सरी हुई हल्की मुस्कान होती है, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। नमस्ते अंकल आंटी, सफर ठीक रहा, कोई परेशानी नहीं हुई? मेहर बोली। मेहर रागिनी के पेरेंट्स को अंकल आंटी कहती है। मिस्टर आनंद की आंखों में एक जानी पहचानी चमक आती है। वो मेहर को एक पल के लिए देखते हैं। उनकी आंखों में एक खामोश इकरार होता है। यह एक ऐसा पल था जहां दोनों को पता था कि उनके बीच एक गहरा राज है। रागिनी की जबरन शादी का राज और मेहर के एक तरफा प्यार का राज। यह वो पल था जहां उनके बीच का सीक्रेट कोड काम करता था, एक ऐसा कोड जो रागिनी कभी नहीं डर सकती थी। मिस्टर आनंद की आंखों में मेहर के प्रति एक अजीब सा सम्मान और दया का भाव था, जिसे वो रागिनी या शालिनी आनंद से छुपाते थे। खड़े ही रहोगी क्या? खड़े ही रहोगे क्या? चलो अंदर चलो। रागिनी इस सामान को अंदर रखवा दो, फिर फ्रेश होकर आओ। हमने तुम्हारे पसंदीदा पकवान बनवाए हैं, इंतजार हो रहा है तुम्हारा। मिस्टर आनंद मेहर और रागिनी की ओर देखते हुए बोले। रागिनी सिर हिलाती है, फिर बिना कुछ कहे मेहर को एक भीगी हुई नजर से घूरती है और तेजी से अंदर की ओर बढ़ जाती है। मेहर भी उनके पीछे पीछे चलती है। उसके चाल में वही थकावट थी जो अब उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। दोपहर के खाने की मेज पर
आनंद परिवार की खुशी का एक सदा हुआ माहौल था। मेज पर शानदार पकवान सजे थे जिनकी सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। मिस्टर आनंद और शालिनी आनंद दोनों ही रागिनी को घेर कर बैठे थे, उसे अपनी आंखों का तारा बता रहे थे। वे लगातार रागिनी से बातें कर रहे थे, उसके कॉलेज के दिनों की यादें ताजा कर रहे थे और मेहर की ओर बस कभी कभी ही देखते थे, जैसे वो एक मेहमान हो, परिवार का हिस्सा नहीं। शालिनी आनंद रागिनी से खुशी से बोले, याद है रागिनी, तुम कॉलेज में कितनी शरारती थी, और मेहर तुम कितने शांत, हमेशा रागिनी को संभालती थी। मिस्टर आनंद हंसते हुए बोले, हाँ मुझे याद है, मेहर हमेशा उसके पीछे पीछे रहती थी, जैसे कोई शेडो हो। रागिनी हल्की सी हंसती है, पर उसकी नजरें मेहर की ओर जाती है। मेहर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मेहर के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आती है। शेडो? हाँ, मैं तुम्हारी शेडो ही तो हूँ रागिनी, हमेशा से। लेकिन इस सब के बीच मेहर और रागिनी के बीच की ठंडक एक बारीक अदृश्य चादर की तरह फैली हुई थी। रागिनी मेहर की ओर देखती भी नहीं थी। अगर बात करनी होती तो वो सीधे नहीं बोलती, बल्कि अपने माता पिता के जरिए मेहर तक बात पहुंचाती, जैसे कोई अजनबी हो। ये एक अजीब सा नाटक था जो तीनों के बीच चल रहा था। रागिनी की हर बात में एक छिपी हुई खींच थी और मेहर की हर प्रतिक्रिया में एक दबी हुई पीड़ा। रागिनी शालिनी आनंद की ओर देखते हुए आवाज में बेरुखी से बोली, माँ क्या मेहर ने वो कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लिया है? मुझे लगता है उसे एक बार फिर से देख लेना चाहिए। कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। शालिनी आनंद मेहर की ओर देखकर बोली, मेहर, रागिनी पूछ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक से चेक कर लिए ना तुमने? मेहर हर बार शांत भाव से जवाब देती, उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं होती, उसका चेहरा भावहीन था, पर उसके भीतर एक ज्वालामुखी धड़क रहा था। मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी हूँ, है ना रागिनी? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए? मेहर, जी आंटी, सब ठीक से देख लिया है, कोई इश्यू नहीं है। तभी शालिनी आनंद एक बड़ी उत्साह भरी मुस्कान के साथ कहती है, ओह और सुनो बच्चों, कुछ ही दिनों में तुम्हारी एनिवर्सरी आ रही है ना? 3 साल हो गए, लगता है जैसे कल की बात है। समय कितने तेजी से भागता है जब आप खुश होते हो। शालिनी आनंद की नजर जानबूझकर मेहर पर टिकती है, जैसे वो उससे कोई प्रतिक्रिया चाहती हो। मेहर के होठों पर एक छोटी सरी हुई मुस्कान आती है, उसके अंदर एक अजीब सा दर्द उठता है। खुश? क्या इन्हें वाकई लगता है कि हम खुश हैं? क्या इन्हें मेरी आंखों में वो दर्द नहीं दिखता, या ये देखना ही नहीं चाहते? वही मेहर मुस्कुराते हुए आवाज में हल्की उदासी से बोली, जी आंटी, समय वाकई उड़ जाता है। रागिनी तुरंत छिड़ जाती, उसके चेहरे पर एक पल के लिए तना हुआ तनाव उसके चेहरे पर एक पल के लिए तना हुआ दिखाई देती है। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलकती है। मैं खुश हूँ, ये क्या बकवास है? ये शादी मेरे लिए नर्क है और ये लोग खुश होने की बात कर रहे हैं। रागिनी अपने मन ही मन सोचने लगी और तेजी से विषय बदलते हुए आवाज में अबोधता का नाटक करते हुए बोली, हाँ माँ, वैसे पापा, कंपनी का वो नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी थी, काफी इंटरेस्टिंग लगा। क्या हमने उसके लिए कोई नई स्ट्रेटेजी बनाई है? मिस्टर आनंद तुरंत प्रोजेक्ट की बात करने लगते हैं और शालिनी आनंद भी उसी विषय में रम जाती है। मेहर चुपचाप खाना खाने लगती है, उसकी नजरें प्लेट पर टिकी है, पर उसका दिमाग कहीं और है। उसे पता है कि ये सब सिर्फ ऊपरी दिखावा है, एक ऐसा नाटक जो उनके रिश्ते को बचाए रखने के लिए जरूरी है, और रागिनी भी अब इस नाटक में महारत हासिल कर चुकी थी। शाम होते ही रागिनी अपने पुराने कमरे में आ गई थी। वही कमरा था जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। जहाँ उसके सपने पलते थे। अब यही कमरा उसे एक पिंजरे जैसा लग रहा था। वो कमरे में टहल रही थी, उसके चेहरे पर वही घुटन और गुस्सा था जो मेहर के साथ रहने पर होता था। रागिनी खुद से बड़बड़ाते हुए आवाज में खींच लिए बोली, घुटन होती है, हर पल घुटन होती है। ये झूठी मुस्कान, ये झूठा प्यार, ये झूठी शादी, और ये सब किसकी वजह से है? मेहर की वजह से है। सिर्फ उसकी वजह से मैं आकाश की नहीं हो सकी। वो अपने फोन को उठाती है, उसकी उंगलियां तेजी से एक नंबर डायल करती है। ये उसकी बचपन की दोस्त का नंबर है। रागिनी फोन पर आवाज में निराशा लिए, यार मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे इन सब से आजादी चाहिए। मैं नहीं रह सकती ऐसे। यहाँ आकर भी वही सब।
वही नाटक, वही मेहर। मेरे पेरेंट्स भी समझते नहीं, उन्हें लगता है मैं खुश हूँ। दूसरी तरफ से दोस्त उसे दिलासा देती है, पर रागिनी सुनने को तैयार नहीं। रागिनी जारी रखते हुए बोली, बस बहुत हो गया, मुझे ये फेक लाइफ नहीं जीनी, मुझे आजादी चाहिए कैसे भी, पर मुझे इस बंधन से बाहर निकलना है। वो फोन रख देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर ये दर्द के नहीं बल्कि बेबसी के आंसू थे। उसे लगता है कि वो इस रिश्ते में फंसी हुई है और कोई रास्ता नहीं है। महर अपने लिए तय किए गए कमरे में थी। ये कमरा रागिनी के कमरे से थोड़ी दूरी पर थी। ये कमरा रागिनी के कमरे से थोड़ी दूर पर था, पर मेहर को लगा जैसे रागिनी की नफरत की लहरें इस कमरे तक भी पहुंच रही है। उसने अपने कपड़े बदले और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर आनंद मेंशन का बड़ा सा बगीचा दिखाई दे रहा था, रात की रोशनी में जगमगाता हुआ। मेहर मन ही मन सोचने लगी, रागिनी कितनी खुश थी तुम अपने माता पिता के साथ। उनका प्यार सच्चा है, बेदाग है। काश मुझे भी ऐसा प्यार मिलता। मेरा बचपन टुकड़ों में बटा था। वो नकली शादी, वो झगड़े जिसने मुझे तोड़ दिया, और अब मैं वही कर रही हूँ जो मुझे नहीं मिला। मैं रागिनी को वही बांध रही हूँ जहाँ उसे खुश नहीं मिल रही। मेहर का हाथ अनजाने में उसके सीने पर चला जाता है। एक हल्की सी पर तेज कसक उठती है। उसके होठों से एक आह निकलती है। ये उसके दिल की धड़कन में हुआ एक और बदलाव था, एक पल्पिटेशन। तनाव और दर्द उसके शरीर को धीरे धीरे खा रहे थे। उसे पता था कि ये दर्द सिर्फ भावनात्मक नहीं था, बल्कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा था। रागिनी को वो सब मिला जो मुझे कभी नहीं मिला, और अब मैं ही उसकी खुशी की दुश्मन बन गई हूँ। मैंने उसे बचाया या उसे फंसाया? क्या मैंने सही किया? क्या मेरा प्यार इतना स्वार्थी है कि मैंने उसकी आजादी छीन ली? वो खिड़की से दूर चांदनी रात में खो जाती है। आनंद परिवार का वो सच्चा प्यार, रागिनी के प्रति उनका समर्पण मेहर के अपने बचपन के विपरीत था। उसके अपने माता पिता का रिश्ता एक बिजनेस डील से कम ज्यादा कुछ नहीं था, और उसी ने उसे सिखाया था कि प्यार में सिर्फ समझौता और दिखावा ही होता है। अब वो रागिनी के साथ भी वही दोहरा रही थी जो उसने बचपन में देखा था। डैड सही कहते हैं, इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। पर मैं क्या करूं रागिनी? मैं तुम्हें ऐसे आजाद कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी सास हो, मेरी जिंदगी हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। उसके आंखों में हल्की नमी आ जाती है, जिसे वो तुरंत पोंछ लेती है। उसे पता है कि इस घर में, इस परिवार के बीच उसे अपने हर दर्द को छुपाना होगा। ये मेंशन जो रागिनी के लिए कभी खुशी का घर था, अब मेहर के लिए एक और जाल बन चुका था, जहां वो अपनी मोहब्बत की सजा भुगत रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड या कमेंट कर देना, एंड जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।